लेकिन राजीव, मैं समझना ये चाहूंगी कि जाहिर तौर पर अगर प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है तो विपक्ष को तो आड़े हाथों लिया ही जाएगा, लेकिन यहां मेरा ध्यान दो बयानों पर खासतौर से जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कल जिक्र किया कि जीत का जो ये सिलसिला 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, नगर निकाय चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और उपचुनाव में भी बना रहे, तो ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम लाइन में 24 को भूल रहे हैं, 24 की हार भूल जाते हैं वो। 27 में जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन 24 की हार उन्हें याद नहीं आ रही है। और फिर जब केशव मौर्य जब मंच पर आते हैं तो वो सीधा एक यहां पर संदेश देते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है। ये कहां पर हमें हिंट आउट कर रहा है? क्या 27 से पहले, या मैं ये कहूं कि यूपी के जो ये 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या उसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है? ये उसी का संकेत देते हुए ये बयान नजर आ रहे हैं। देखिए पूजा, कल की प्रदेश कार्य समिति की जहां तक बात आप भारतीय जनता पार्टी की, वो हार पर मंथन के लिए थी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब जब संबोधन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ या योगी आदित्यनाथ का हुआ या प्रदेश अध्यक्ष का हुआ, तब तो मीडिया के कैमरे वहां थे और उनको इजाजत थी कि वो वहां पर कवरेज करें। लेकिन जब बंद कमरे में विदाउट मीडिया ये बैठक हो रही थी तो केशव मौर्य, जो कि वहाँ के केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, जब उनके बोलने की बारी आई तब उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा कहा और ये भी कहा कि मेरा भी वही दर्द है जो कार्यकर्ताओं का दर्द है। तो इसके बाद वहाँ हॉल में जो लोग वहाँ मौजूद थे प्रदेश कार्य समिति के अंदर हॉल में, उनका ये कहना है कि कल के जितने भी भाषण हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों ने ताली अगर बजाई तो केशव मौर्य के बयान पर बजाई। दरअसल उन्होंने, और रात होते होते केशव मौर्य ने अपने भाषण के उस अंश को ट्वीट भी कर दिया, यानी वो ओपन मीडिया में नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी बात को सार्वजनिक भी कर दिया कि मैंने ये बोला है। तो बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में रिश्ते बहुत मधुर हैं, ऐसा कभी नहीं रहा। उसकी बहुत स्वाभाविक वजह है कि जब 2017 में चुनाव हुए थे तब केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और 300 पार का नारा वो दे रहे थे। बीजेपी ने एक रणनीति के तहत उनको चेहरा बनाया था। मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक के वोट जो साइजेबल अमाउंट है और अदर बैकवर्ड में एक बड़ी यादवों से अलग अगर देखा जाए तो एक बड़ी ताकत है और बीजेपी ने उस जातिगत समीकरण से, और संगठन में केशव प्रसाद मौर्य बहुत पहले से अशोक सिंघल जी के साथ इलाहाबाद में, प्रयागराज जो अब हो गया, तो मैंने उनको बहुत अपने छात्र जीवन में से ही देखा है, अशोक सिंघल के बहुत करीबी थे। तो संगठन में भी थे, वो चुनाव लड़े भी थे, हारे भी थे, उसके बाद जीते और यहाँ तक पहुँचे, प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे, सांसद बने। तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और आमतौर पर आप देखिए कि पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन पार्टी आला कमान का ऐसा फैसला कि योगी आदित्यनाथ वहाँ बने, तब से वो असहज स्थिति में रहते हैं और उनकी एक स्वाभाविक महत्वाकांक्षा, स्वाभाविक इच्छा, उसमें कहीं कोई बात नहीं है कि उनको लगा होगा कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में या प्रदेश के कार्यालय में योगी आदित्यनाथ कभी भाजपा के सदस्य के तौर पर शामिल हुए हों किसी बड़ी बैठक में, मुझे याद नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी से इतर 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने कैंडिडेट भी उतारे थे, ये सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद योगी आदित्यनाथ से संगठन में न होने की वजह से कभी नहीं रहा। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष रहे केशव मौर्य और तमाम लोग जो बीजेपी काडर के हैं, जो बीजेपी पार्टी के हैं। तो अब जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, सब कुछ जब अच्छा चल रहा था तो किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, सबके जुबान बीजेपी में सिली हुई थी। लेकिन अब आप कहा जाता है ना, सफलता के 100 माई बाप होते हैं और असफलता का ठीकरा फोड़ा जाता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ठीकरा फोड़ने पर लगी है कि ये हुआ क्यों, हार इनकी वजह से हुई, सरकार की वजह से हुई, कैंडिडेट के गलत चयन की वजह से हुई, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की वजह से हुई, ज़्यादा हिंदुत्व की वजह से हो गई। अब तमाम उसके कारण गिने जा रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात मैं बताऊं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा, चुनाव के दौरान एक जनसभा की
और उसके बाद अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो भी उसी जगह पर जनसभा करेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि ये बचकाना फैसला है। मैंने भी कई सपा के नेताओं को फ़ोन करके कहा कि वो प्रधानमंत्री की रैली तो वहाँ बहुत पहले से थी, आप इतनी ही जल्दी वहाँ कैसे, आप लोगों का क्या है, कैसे करेंगे? तो उन लोगों का कहना था कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जिले में साइकिल से चलने वाला कार्यकर्ता, सपा की सरकार में 5 साल में हर जिले में 100, 150, 200 स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर वाला हो चुका है। खाली वही कार्यकर्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे गाड़ियां लेकर के आ जाएंगे तो हम जाम लगा देंगे। और आपने देखा कि कितनी गाड़ियों का रेला वहां पर लगा था। तो सरकार में कार्यकर्ता को जब कुछ मिलता है तो वो आने वाले दिनों तक भी इसी तरह तैयार। मैं इसमें किसी पार्टी या उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष अपने को कंपाउंडर का ट्रांसफर कराने में भी असहाय पाता है। और आप ये किसी से जाकर के पूछ लीजिए, विधायक जेन्युइन काम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रांसफर का बहुत रीजनेबल कारण होते हैं। मुझे लोग समाज में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी एकदम वाजिब जगह, वाजिब मांग है और वाजिब जरूरत है कि उनका काम सरकार में ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन वो कराने का मादा इस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक और मंत्री का नहीं है। जिला अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए, डीएम और एसपी के यहाँ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जाते हैं तो उनका किस तरह से क्या उनका हिसाब किताब है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो कार्यकर्ताओं में एक उदासी का भाव या एक निरपेक्ष रहने का भाव कि मुझे क्या मिला, या इस 7 साल की सरकार में मुझे क्या मिला, जो मिला वो मंत्रियों को मिला, जो मिला वो विधायकों को मिला, 10-10 साल से सांसद है। ये क्या हुआ इस बार? बहुत सारे सांसद ऐसे थे जो 10-10 साल से सांसद थे और कार्यकर्ताओं का गुस्सा उनके प्रति ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ये 10 साल से सांसद बने फिर रहे हैं और हमारी जरूरतों या हमारे वक्त पर या हमारे काम के लिए कहीं खड़े नहीं हैं। और तिवारा भी टिकट लेकर के आ गए और इस बार भी जीत जाएंगे तो इनका तो काम हो गया, हमारा क्या हुआ? तो इस तरह का भाव बीजेपी में था और बीजेपी में है। और कार्यकर्ताओं की उस मनोदशा को केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में इंगित किया है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कार्यकर्ता की जो अपेक्षा होती है, मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर क्यों आता है, अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, वो आपका झंडा लेके हर बूथ पर काउंटिंग करके कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। और सबसे ज़्यादा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को काम देती है। अगर उसे देती है तो उसको व्हाट्सएप पे अपलोड करना होता है फोटो कि आपने कहा, अगर कोई कार्यक्रम आता है दलितों के साथ भोजन, तो आप दलित बस्ती में जाइए, वहाँ फोटो दीजिए, जिसके घर गए उसका नाम दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, सब अपलोड करना है। और मिलना क्या उसके बदले में? हम आप नौकरी करते हैं, साल भर के बीतने के बाद सबके दिमाग में ये बात आती है कि इंक्रीमेंट होगा नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं, जो काम कर रहा है। तो जो कार्यकर्ता बिना किसी रुपए पैसे के, बिना किसी उसके लगातार आपके कार्यक्रम में रहता है, तो सरकार होने पर कम से कम उसका सामाजिक प्रभाव तो होना चाहिए। सवरे आम लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं की खिल्लियां उड़ाते फिरते हैं कि ये अपनी सरकार में तो कंपाउंडर का ट्रांसफर नहीं करा सकते। ये भाव एक बीजेपी के आम कार्यकर्ता का है जो प्रदेश कार्य समिति में केशव प्रसाद मौर्य के बात से निकला है। और अगर हार नहीं होती तो यकीन मानिए न केशव प्रसाद मौर्य बोलते और न ये बातें सामने आती। अब चूंकि हार हो गई है और इसका ठीकरा फोड़ना है, तो अब सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन से बड़ा सरकार, ये सब बीजेपी मात मंथन चल रहा है। दरअसल बात यह है कि 10 विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है वो बीजेपी के लिए बड़ी कड़ी मशक्कत है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की सीटें खाली हुई हैं, करहल में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, संभल की सीट में कुछ होने वाला नहीं है, 2 सीट तो ऐसे ही चल रही, कुंदरकी में कुछ होने वाला नहीं है। अवधेश प्रसाद के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है लालजी वर्मा की बेटी वहां से चुनाव लड़ेगी। तो 4 सीटें जो सपा ने खाली की हैं, तो वो सपा चारों सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में है। अभी चुनाव जब भी हो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो बीजेपी और एनडीए की सीटें वहां पर लड़ाई तगड़ी होगी। और इसलिए बीजेपी के लिए ये उपचुनाव और इसके नतीजे अगर खिलाफ आए तो आप देखिएगा घमासान पार्टी के भीतर और मचेगा। बहुत अच्छे से आपने तस्वीर रखी है इन उपचुनावों को लेकर, और साथ ही 2027 से पहले क्या तस्वीर हो सकती है। तो